अगर मैं आपको कहूं कि हमारा एक पड़ोसी देश ऐसा भी है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम बना ही नहीं, तो आप मानोगे? नहीं ना। बट एक्चुअली में ये हकीकत है। नेपाल अंग्रेजों का कभी गुलाम था ही नहीं, बल्कि वो तो दोस्त था। 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट ऑन अर्थ, कंट्रोलिंग 23% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 24% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और इतने पर भी नेपाल वॉज नेवर रूल्ड बाय ब्रिटिश। बट वाई? क्यों? हिंदुस्तानियों, नेपालियों से जलन हो रही है क्या? जलन का तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट हाँ, उन कारणों के बारे में जरूर बता सकता हूँ जिनके कारण नेपाल कभी गुलाम नहीं बना। इनमें से आप लोगों को जो बात अच्छी लगे उसे अपना लेना, ताकि भविष्य में इंडिया फिर से किसी का गुलाम न बन सके। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। अगर नेपाल को जानना है तो 1760 के दशक में जाना होगा। इस समय नेपाल एक नहीं था, इसमें कई छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते थे। और इसी समय गोरखा क्षेत्र के राजा रहे पृथ्वी नारायण शाह। ये एक काबिल किंग थे उस समय के। इन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। और आपको 1757 का समय तो याद होगा ही, जिस समय अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया था और भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लग गए थे। तभी से राजा पृथ्वी नारायण शाह की दूरगामी दृष्टि इस सिनेरियो पर पड़ गई थी। पृथ्वी नारायण शाह तभी से नेपाल को एक करने में लग गए थे। वो नेपाल के छोटे छोटे क्षेत्रों को श्याम, दाम, दंड भेद से एक करने में लगे हुए थे। इसे चाणक्य नीति भी कहा जाता है, जिसमें श्याम का अर्थ है सम्मान या समझाकर, दाम का अर्थ है कि किसी चीज का मूल्य अदा करके होता है, दंड का मतलब होता है सजा या फिर युद्ध करना होता है। इसमें भेद से तात्पर्य किसी का सीक्रेट का पता हो या किसी में फूट डालना हो। पृथ्वी नारायण शाह ने लगभग सारे नेपाल का एकीकरण कर दिया था, लेकिन जब पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू पर कब्जे की कोशिश की, तब काठमांडू के अंग्रेजों से काफी अच्छे रिश्ते थे। तो काठमांडू के राजा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज मैदान में कूद पड़ी थी और शुरू हुई थी सिंधोली गढ़ी की लड़ाई। सिंधोली गढ़ी की लड़ाई 6 नवंबर 1767 को शुरू हुई थी, जिसमें पृथ्वी नारायण के गोरखाओं ने अंग्रेजों के 1000 सैनिकों को बुरे तरीके से मार डाला था। यहाँ अंग्रेज बुरे तरीके से हारे थे और पीछे हट गए थे। इस युद्ध में अंग्रेजों का पहली बार गोरखाओं की बहादुरी से सामना हुआ था। ये वो ही गोरखा हैं जिसके बारे में भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहते हैं। भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। अब सैम साहब ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों इन्हें ये बात कहनी पड़ी? इसके पीछे का कारण सुनिए कर्नल राजीव भारवान के शब्दों में। फील्ड मार्शल मानेकशॉ सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है। तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो? तो हम कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। ही वाज सरप्राइज्ड, अरे इतनी बड़ी फौज है, तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के तैयार थे जो उन्होंने हाथ खड़े किए, बोला हम तो कूद जाएंगे। तो मुझे ये बातें सिर्फ इसलिए बतानी थी कि आप लोग ये समझ पाएं कि गोरखा कितने ब्रेव होते थे। गोरखाओं ने सिंधोली गढ़ी के युद्ध में केवल पत्थरों, बोज एंड एरोज और अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति और इनका स्पेशल वेपन खुखरी के दम पर इस युद्ध को जीत लिया था। और पृथ्वी नारायण शाह को आज के नेपाल को एकीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने नेपाल को लैंड ऑफ हिंदू बनाया था, क्योंकि इन्होंने मुगलों के बेरहम काल को भी देखा था। अकबर और औरंगजेब के समय में होने वाले अत्याचारों के बारे में इन्होंने पढ़ रखा था। ये समझ गए थे कि जो आग हिंदुस्तान में लगी है हिंदुओं के खिलाफ, उसे नेपाल में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इन्होंने नारा दिया था, संगठित रहो। समय के साथ साथ नेपाल की ताकत और बढ़ी और नेपाल ने कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र, जो आज के उत्तराखंड है, और सिक्किम तक अपना कब्जा किया था। वैसे अंग्रेज नेपाल पर कब्जा करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नेपाल का 70% एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है
नेपाल में ऐसा कुछ उनके अंग्रेजों के लिए कुछ ऐसा खास नहीं था जिससे वे इन पर कब्जा करें और इन्हें प्रॉफिट हो। और नेपाल पर कब्जे का मतलब था कि चाइना के पावरफुल रूलर के साथ सीधा संपर्क में आना। लेकिन उस समय ब्रिटेन ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। अंग्रेजों ने भारत में अपना नया नया शासन लागू किया था और वो सीधा रिस्क तो लेगा नहीं। वो सोच रहा था कि अपने इस शासन को पहले पक्का किया जाए और फिर कहीं आगे बढ़ने की सोची जाए। लेकिन नेपाल अपनी विस्तारवादी नीति में लगा हुआ था और नेपाल की सबसे बड़ी भूल ये रही कि विस्तारवादी नीति के कारण नेपाल ने अवध प्रोविंस पर हमला कर दिया। अवध ये लगा लो यूपी वाला एरिया। अवध प्रोविंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रोटेक्टिव स्टेट भी हुआ करता था। इसका मतलब ये था कि अंग्रेजों ने भारत पर दो तरह से कब्जा किया था। एक वो राज्य थे जिस पर अंग्रेज सीधा शासन करते थे, दूसरे वो जिनके राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी। इन राज्यों की विदेश नीति, व्यापार, टैक्स वैक्स लगाना, जितना बाहर का टैक्स है अंदर का तो वे राजा ही लगाते थे, अंग्रेजी सरकार देखती थी। अवध उसी में था, जिसका मतलब था नेपाल ने अंग्रेजों पर सीधा अटैक किया था। और जो 1814 से 16 के बीच में एंग्लो नेपाली या एंग्लो गोरखा युद्ध कहलाया था, इसी समय उन्होंने अटैक भी किया था। पर इस समय अंग्रेज ज्यादा सचेत थे, इस युद्ध में अंग्रेज ज्यादा सचेत थे और गोरखा की बहादुरी से भी प्रचलित थे। इसलिए अंग्रेजों ने इसमें अपने सारे आधुनिक सामग्री का यूज किया था और प्लस अपने 7 सेनापतियों को हुक्म दिया था कि वे नेपाल पर 7 दिशाओं से हमला करें, जिससे नेपाल भी लाइक कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती को लोग। इसमें नेपाली को बुरी तरीके से हारना पड़ा था। वैसे अंग्रेज चाहते नहीं थे ये सब करना, बट उनका एक मकसद भी इससे पूरा हो रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत से व्यापार चाहती थी। तिब्बत से व्यापार हो गया था, फिर चीन से व्यापार हो गया और व्यापार का सबसे परफेक्ट जो रूट था वो नेपाल से होकर ही जाता था, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सुगम साधन था। बट नेपाल ये कह रहा था कि आप हमारे द्वारा जो हमारे रूट से तो ही तो आप व्यापार करोगे, तो हमें भी अच्छा खासा टैक्स दो। लेकिन इसी में उनको युद्ध करना पड़ गया और 1815 में हुई द ट्रीटी ऑफ सुगोली। अब जो ये ट्रीटी है वो हुई 1815 में थे और ये लागू हुई थी 1816 में। और सुगोली जो एरिया है वो आज के बिहार में पड़ता है। और इसी ट्रीटी की वजह से नेपाल को अपनी 1/3 टेरिटरी से हाथ धोना पड़ा। उसे सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल वाला नीचे वाला जो एरिया था वो सारा गंवाना पड़ा। अब सिक्किम गंवा दिया, कुमाऊं गढ़वाल गंवा दिया, तो इसका मतलब उसने उत्तराखंड गंवा दिया। और एक जो नेपाल के नीचे वाला एरिया है तेराई रीजन, जो काफी उपजाऊ है, इसे भी उसको हाथ धोना पड़ा। नेपाल के बीच में काठमांडू, जो उस समय भी राजधानी हुआ करता था, उसमें कुछ एरिया का एक्सेस उन्हें अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसके कारण वे आसानी से तिब्बत चीन में व्यापार कर सके और वो नेपाल में के अंदर भी नजर रख सके। और नेपाल को ब्रिटेन से एक प्रोटेक्टर स्टेट होने का भी दर्जा मिल गया था। मतलब नेपाल को जो आज़ादी मिली थी वो शर्त पर आज़ादी दी गई थी। हम कह सकते हैं कि ये शर्त पर दी गई आज़ादी थी। अब नए नेपाल का नक्शा भी यहीं से तय हुआ था और भारत के लिए एक नई समस्या भी। समस्या कैसे, इसे समझिए। नेपाल की जो उत्तर की सीमा है उसको एक नदी निर्धारित करती है जिसका नाम है महाकाली। ये नेपाल की एक तरफ की बाउंड्री निर्धारित करती है, मतलब इस नदी के एक ओर इंडिया है और दूसरी तरफ नेपाल है। समस्या नेपाल के ऊपरी ओर आती है, जो ये किनारा दिख रहा ना आपको, यहाँ पर समस्या आती है, जहाँ महाकाली 2 पार्ट से आकर एक होती है, यानी 2 अलग अलग जलधारा मिलती है और एक महाकाली नदी बनाती है। पहले सुगोली की संधि में अंग्रेजों ने बड़ी जो जलधारा ना उसको इंडिया नेपाल के बीच की मेडिएटर लाइन को माना था और वह एक्चुअल में है भी यही, बड़ी जलधारा को ही महाकाली माना था। बट कुछ सालों बाद नेपाल का हिस्सा कब्जाने के लिए छोटी जलधारा को एक्चुअल महाकाली मान लिया और उस समय अंग्रेज ज्यादा पावरफुल थे, तो नेपाल ने ज्यादा इसका कुछ विरोध किया भी नहीं, ये नॉर्मल चलता रहा। और बस जो यही बात है, यही इंडिया और नेपाल के भाईचारे के लिए आज भी एक अड़चन बनी हुई है। बाकी ये टॉपिक काफी डिटेल से समझाया जा सकता है। अगर आप लोग इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना, वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगी। नेपाल ने फिर ज्यादा कुछ अंग्रेजों का विद्रोह किया नहीं। सुगोली की ट्रीटी के बाद सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। फिर नेपाल में राणा डायनेस्टी आती है। राणा डायनेस्टी ने 1846 से 1951 तक लगभग 104 साल तक राज किया था। और राणा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल जो नेपाल के लिए नेता होते हैं वे होते हैं जंग बहादुर राणा।
जंग बहादुर राणा ने फैसला किया कि वो अंग्रेजों का साथ देंगे, ना कि उनसे दुश्मनी रखेंगे। मतलब टू बी इन द गुड बुक्स इन द ग्रेट ब्रिटेन। और ट्रीटी ऑफ सुगोली से अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा की भर्ती भी अपनी फौज में करनी शुरू कर दी थी। मतलब नेपाल की जो ताकत थी उसे ही अपने साथ मिला लिया था। अब ब्रिटेन की आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी गोरखा भर्ती हो सकते हैं। और 1857 की जो महान क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जो जंग बहादुर राणा थे उसकी जो नीति को फॉलो करते हुए किसी ने भी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका किसी ने साथ नहीं दिया था। और जंग बहादुर राणा ने तो 3200 प्लस सैनिक, जो अवध और लखनऊ का जो प्रोविंस में जो दंगे भड़के थे ना, जो विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए अपने गोरखा भेज दिए थे। अंग्रेजों से तो वे संभल भी नहीं रहे थे। और कहते हैं कि इसी के कारण अवध और लखनऊ के जो विद्रोह हैं वे रुक पाए थे, क्योंकि ये सबसे लास्ट तक चले थे। और जब क्रांति बिल्कुल भारतीयों के हाथ से निकल चुकी थी, तब भारतीयों ने सोचा था कि वे नेपाल के तराई वाले एरिया में निकल जाएंगे और वहाँ के जो जंगल हैं उनमें छुपकर गोरिल्ला वार करेंगे। लेकिन जंग बहादुर राणा ने तो खुद ही उनको मार डाला और इससे अंग्रेज काफी खुश हो गए। जो सब ये कारनामे जंग बहादुर जी ने किए थे ना, अब इसको जी कह लो या कुछ कह लो यार, हमारे लिए तो ये अच्छा राजा साबित हुआ नहीं। अब 1858 में क्वीन विक्टोरिया इनके इन्हीं कामों से खुश होकर इन्हें हाईएस्ट ब्रिटिश मेडल द नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ से नवाजते हैं। ये फर्स्ट फॉरेन लीडर होते हैं जिन्हें ये अवार्ड मिलता है। अब इतना अंग्रेजों को खुश किया तो इतना तो बनता ही है। फिर इनके बाद जो आते हैं वो इनसे भी बड़े निकलते हैं। 1901 से 1929 तक राजा रहे चंद्र शमशेर बहादुर की नीति तो ये थी कि उन्होंने जो गोरखा रिक्रूटमेंट थी ना, उनको पूरे तरीके से लागू कर दिया था। मतलब पहले कुछ फाउंडेशन थी कि अंग्रेजी सैनिक में इतने गोरखा जा सकते थे, लेकिन अब तो इन्होंने प्रॉपर रिक्रूटमेंट कर दी थी। इन रिक्रूटमेंट के कारण आज इंडियन फोर्स में भी गोरखा रेजिमेंट है और ब्रिटेन में भी गोरखा रेजिमेंट। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, गोरखा रेजिमेंट को इन्होंने तो लागू कर दिया था। और जो शमशेर थे उन्होंने अंग्रेजों की इतनी हेल्प की थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसमें भी 10 बैटालियन अपनी जो गोरखा की थी, लगभग 55,000 सैनिक अंग्रेजों की मदद के लिए भेजे थे। और एक तरह से मतलब ये अंग्रेजों की गुड बुक में शामिल हो चुके थे और उनके अच्छे दोस्त बन गए थे। और जो चंद्र शमशेर थे या जितने भी गोरखा थे, वे ब्रिटिश ऑफिसर के साथ शिकार पर जाया करते थे, जिसके कारण इनके ब्रिटिश ऑफिसर के कारण भी इनके अच्छे ताल्लुकात हो गए। और फिर इन्होंने जून 1920 में अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात उठा दी और धीरे धीरे 1923 में इनकी ये बात मान भी ली और अंग्रेजों ने एक एग्रीमेंट साइन करके इन्हें फुल, यानी कोई बाउंडेशन नहीं, जो पहले थी ना सुगोली की संधि में जो लिमिटेशन इन पे लगाई थी, अब कोई लिमिटेशन नहीं लगी थी। और अब एक तरह से नेपाल आज़ाद हो चुका था 1923 में। यही एग्रीमेंट इंडिया और नेपाल के बीच में 1951 में हुआ था कि हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। तो एक तरह से नेपाल ने अपनी कुटिल राजनीति से, जो इनके ये राजा हुए थे, उससे इन्होंने आज़ादी हासिल कर ली थी। ये इनके लिए एक काफ़ी अच्छी बात थी और ये अब आज़ाद हो चुके थे। अब मैंने नेपाल की सारी स्टोरी आपको बता दी है कि कैसे नेपाल गुलाम नहीं बना पूरे तरीके से। अब ये स्टोरी टेलिंग थी एक तरह से। अब इसको क्यों ना पॉइंट पर कवर कर लिया जाए जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। तो नंबर 1, नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी मतलब क्रिटिकल थी। यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ थे, 75% एरिया में इसके पहाड़ थे, यानी इसकी जोग्राफिकल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। अंग्रेज इसको कब्जा भी लेते तो उनको कुछ इतना प्रॉफिट होने वाला नहीं था, यहाँ से इतना टैक्स भी नहीं मिलना था। पॉइंट नंबर 2, अंग्रेजों को हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने की आदत बहुत कम थी, क्योंकि अंग्रेज जो भारत में प्रवेश किए थे वो मैदानी इलाकों में ज़्यादा लड़े थे, पहाड़ों पर कम लड़े थे। पॉइंट नंबर 3, चीन से अंग्रेज सीधी टक्कर लेना नहीं चाहते थे। पॉइंट नंबर 4, गोरखाओं की बहादुरी से वे परिचित नहीं थे। वे परिचित कब हुए? सिंधोली गढ़ी की वॉर में 1767 में। तब उनको पता चला कि भाई गोरखा तो काफी पावरफुल है, इनको तो अपनी ही सेना में ले लो। पॉइंट नंबर 5, नेपाल के राजाओं की कुशल राजनीतिज्ञ होना। अब नेपाल कहीं देख लो, अगर आप नेपाल अपने ईगो पर लेता, उसके राजा अपने ईगो पर लेते, तो वो
एक बुरे तरीके से उनके साथ युद्ध लड़ते, उसका क्या पता क्या रिजल्ट रहता, उसके कॉन्सिक्वेंस हमें नहीं पता। लेकिन नेपाल के राजाओं ने क्या किया कि जो सुपर पावर है उसका दोस्त बनना उचित समझा, उनकी एक अच्छी किताब में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिससे उनको काफी अच्छा फायदा हुआ और वे गुलाम नहीं बने। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके कारण नेपाल बचा रहा, और नेपाल एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक गुलाम भी हो गया था, लेकिन पूरे तरीके से गुलाम नहीं हुआ था। तो फिर क्योंकि उसके राजा जानते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये एक राजा के साथ दूरगामी सोच उसकी होनी जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक में। अगर आपको इसमें कमी लगी है तो मेरे को जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उस कमी को दूर करने की सोचूंगा। और हाँ, शायद हम एक चीज भूल गए। क्या भूल गए? हम चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए। आप ये जो चैनल का आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा ना, इस पे एक बार प्रेस करके जरूर जाना, इससे मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ता है। तो मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।